किसी महान पुरुष ने बिल्कुल सही कहा है कि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। याद कीजिए कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने अन्नावली के बारे में क्या कहा था। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे यायचा। यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी। आता नाही दाक्षिणात्य इथे राहतायत। उन्होंने खुले मन से कहा था लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ। उस समय इस बयान पे अन्नामलई ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन आज समय का चक्र देखिए। आज वही राज ठाकरे की राजनीति खुद मुश्किल में खड़ी हुई है और उनकी पुंगी बजी हुई है। Now this is Raj Thakra's first reaction after their loss and a mega loss at that, let us tell you. This election was not an easy one. राज ठाकरे का इस देश में ना तो एक सांसद है ना एक विधायक है। उनकी पार्टी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जीरो है, लेकिन एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है। For Sharad Pawar, Raj Thackeray and Uddhav Thackeray, it is yet another low. Maybe one they will not recover from. जहां जहां अन्नामलई ने बीजेपी की कैंपेनिंग की महाराष्ट्र में, वो सब सीट्स पे एनडीए ने एक तरफा विक्ट्री हासिल की है। Mumbai chose unity, progress and inclusive growth. So Annamalai hitting out Vishwas Pathak at the kind of jibes he faced at the hands of Raj Thackeray. It was the Tivana of Annamalai was campaigning, and now Annamalai has responded to the result and said strategy of dividing Mumbaikars is rejected. आज उनकी यानी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ना सिर्फ बीएमसी चुनाव बुरी तरीके से हारी है, बल्कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पार्टी का दर्जा तक छीने जाने की बात होने लगी है। यानी आज उनकी पूरी राजनीति खत्म होने के कगार पर खड़ी हुई है। और ये सब तब हो रहा था जब 20 साल के बाद राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया था। और ये ना साफ दिखाता है कि जनता ने हिंदुत्व से दूरी बनाने वालों को किस तरीके से नकार दिया है। ये ना बहुत बड़ी आयरनी है, क्योंकि एक तरफ वो नेता हैं जिसके पास बाला साहब ठाकरे जैसा बड़ा नाम था, पूरा राजनीतिक ब्रांड था, तैयार कार्यकर्ता थे, महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत जमीन थी। फिर भी आज उनकी पूरी राजनीति खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। वो अपने गढ़ तक में जीत नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसके पास ना कोई बड़ा पद है, ना सत्ता है, ना कोई राजनीतिक विरासत है। फिर भी आज पूरे देश में यही चर्चा है कि वो नेता जो दक्षिण भारत से आता है, वो पैन इंडिया नेता बनने की कगार पर खड़ा हुआ है, उसकी राह में आगे बढ़ चुका है। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक और राज ठाकरे जिनके पास सब कुछ था, वो कैसे आज हाशिए पर खड़े हुए हैं। दूसरी ओर अन्नामलई जिनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, वो आज बहुत तेजी से ना सिर्फ साउथ के बल्कि पैन इंडिया के सबसे उभरते हुए नेता के रूप में आ खड़े हुए हैं। आइए यही सब समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज जो राज ठाकरे की हालत हुई है वो अचानक से नहीं हुई है। इसके पीछे एक साफ और लगातार चल रही वजह है। उस वजह को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, तब शिवसेना किस सोच पर खड़ी हुई थी और उसकी असली ताकत क्या थी। 1960s के आसपास महाराष्ट्र की राजनीति पर कम्युनिस्टों का काफी असर था। ट्रेड यूनियंस, मिल वर्कर्स, आंदोलन और लेफ्ट आइडियोलॉजी, इसका दबदबा हुआ करता था। मुंबई जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में कम्युनिस्ट नेता मजबूत माने जाते थे और मजदूर राजनीति पर उनका सीधा कंट्रोल होता था। और इसी माहौल में बाला साहब ठाकरे सामने आते हैं और वो इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। बाला साहब उस समय फ्री प्रेस जर्नल के लिए कार्टूनिस्ट होते थे। उनकी भाषा सीधी थी, कटाक्ष तीखा था और सत्ता से टकराने का अंदाज अलग था। उन्होंने मराठी समाज की नाराजगी को न सिर्फ लिखा बल्कि उसे एक राजनीतिक दिशा दी। कम्युनिस्ट राजनीति के खिलाफ उन्होंने खुली बगावत की और मराठी अस्मिता को पहली बार एक नए राजनीतिक रूप में पेश किया। और इसी माहौल में मराठी अस्मिता और भाषा की पहचान के नाम पर शिवसेना की राजनीति में एंट्री होती है। बाला साहब ने महसूस किया था कि मराठी समाज खुद को अपने ही राज्य में कमजोर मान रहा है और इसी भावना के आधार पर 1966 में शिवसेना की स्थापना की जाती है। शुरुआत में शिवसेना का फोकस मराठी मानुष पर था और सरकारी और निजी नौकरियों में महाराष्ट्र के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने की मांग की
गई थी। प्रशासन और सार्वजनिक भाषणों में मराठी भाषा को मजबूत करने की मांग की जा रही थी। उस समय की सामाजिक स्थिति के हिसाब से ये राजनीति लोगों को सीधी और समझ में आने वाली लग रही थी उस समय। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा। लेकिन बाला साहब ठाकरे यहीं पर रुकने वाले नेता नहीं थे। उन्हें धीरे धीरे ये बात साफ समझ में आने लगी थी कि सिर्फ भाषा और क्षेत्र की राजनीति से ना तो महाराष्ट्र लंबे समय तक संभाला जा सकता है और ना ही देश की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। अगर शिवसेना को सीमित नहीं रखना है, उसे एक पैन इंडिया पहचान बनानी है, तो उसे एक बड़ी विचारधारा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बात क्लियर थी उनके दिमाग में। और इसके बाद बाला साहब ठाकरे के लिए भाषा से ज्यादा अहम हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू हित बन गए। और ये बदलाव किसी मजबूरी में नहीं हुआ था, बल्कि ये बदलाव रणनीतिक और वैचारिक था। यह बदलाव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था, ये जमीन पर दिखा था, फैसलों में दिखा था और जोखिम उठाने की हिम्मत में दिखा था। और इसी वजह से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लग गया था। जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था, तब बाला साहब ने बिना किसी शर्त के कश्मीरी हिंदुओं को महाराष्ट्र में जगह दी थी। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि वो मराठी बोलते हैं या नहीं। उनके लिए हिंदू पहचान भाषा की पहचान से उस समय बड़ी हो चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। बाबरी ढांचे को गिराने के बाद शिवसेना ने जिम्मेदारी से पीछे हटने की कोशिश नहीं की थी। जो किया था उसे खुले तौर पर स्वीकार किया गया था। जो गिराया वो मंदिर था या मस्जिद था बाला साहब? मैं तो गया नहीं था, और इसके लिए ऊपर क्या था नीचे क्या था मुझे इतना तो मालूम है। नीचे हमारा मंदिर था। लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, ऐसे कैसे हो? नहीं तो बड़ी शर्म की बात है। अब आप ज्यादा पूछेंगे तो सीबीआई मेरे पीछे लगेगा। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैंने तो कहा दिया, साफ कह दिया। आप ये मानते हैं? ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है। इसके नीचे हमारा जो टेंपल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। अमरनाथ यात्रा को लेकर जब आतंकियों ने धमकी दी थी, तब बाला साहब ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर एक भी अमरनाथ यात्री पर हमला हुआ तो महाराष्ट्र से हज के लिए एक भी फ्लाइट नहीं उड़ने दी जाएगी। और इन बातों का मतलब साफ था, उनकी राजनीति में कोई दोहरा मापदंड नहीं था। हिंदू मुद्दों पर उनका रुख साफ और बिना झिझक वाला था। और इसी विरासत के अंदर राज ठाकरे बड़े हुए थे। राज ठाकरे को राजनीति बाहर से सीखनी नहीं पड़ी। मंच, पहचान और कार्यकर्ता सब पहले से मौजूद थे। शिवसेना के कई पुराने कार्यकर्ता उन्हें बाला साहब का अगला चेहरा मानते थे, क्योंकि बोलने का स्टाइल बाला साहब से मिलता था और भीड़ उनकी तरफ आकर्षित होती थी। पक्षाची रचना कशी असेल, भौगोलिक दृष्ट्या असेलच असेल, पण त्याचबरोबर पाणी, वीज, रस्ते याच्यासाठी वेगवेगळ्या कमिटी असतील, वेगवेगळे सेल्स असतील, ते त्या विषयांवरती काम करतील। लवकरच मी आताचं हे सगळं झालं की पुढच्या 15-20 दिवसामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रभर नोंदणीची मोहीम सुरू करतो आहे। या नोंदणीच्या मोहिमेमध्येच मला अनेक सितारे, हिरे, माणकी मिळणार आहेत। लेकिन 2005 में शिवसेना का बंटवारा हो गया। ये बंटवारा किसी विचारधारा की लड़ाई की वजह से नहीं हुआ था। ये जनता की मांग भी नहीं थी। ये पर्सनल एम्बिशंस और ईगो का नतीजा था। राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और एमएनएस बनाई। ज्यांच्या भाषणासाठी, ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने आपण या ठिकाणी उपस्थित आहात, त्या आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी उपस्थित जनसमुदायाला या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं। माननीय राज ठाकरे। शुरुआत में उनके पास सब कुछ था, नाम था, पहचान थी, मीडिया का पूरा ध्यान भी था। लोगों को लग रहा था कि अब बाला साहब की विरासत एक नए रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन यहीं से गलत फैसलों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई। एमएनएस की राजनीति धीरे धीरे हिंदुत्व से हटकर एक संकीर्ण, एक लोकलाइज्ड ऑफेंस तक टिक गई। हिंदू पहचान की जगह सिर्फ भाषा और क्षेत्र को केंद्र में रखा गया। नॉर्थ इंडियन हिंदुओं को निशाना बनाया गया। दुकानदारों और मजदूरों पर दबाव बनाया गया। मुंबई के कांदिवली इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक कर्मचारी को पीट डाला। वीडियो में जिस कर्मचारी को एमएनएस के कार्यकर्ता पीट रहे हैं वो केआर कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। उसने अपन को मारा,
लेकिन अपुन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलिट मारा कि नहीं। खुलेआम डर का माहौल बनाया गया, लेकिन मुस्लिम इलाकों में वो सख्ती नहीं दिखी। ये सिलेक्टिव ऑफेंस था और यही वो पॉइंट था जहां लोगों को साफ साफ दिखने लग गया कि ये कोई स्थायी विचारधारा नहीं है। 2009 में एमएनएस को कुछ चुनावी सफलता मिली, लेकिन ये विचारधारा की जीत नहीं थी। ये शिवसेना के वोटों को बंटने का नतीजा था। लेकिन इसके बावजूद भी एमएनएस ने संगठन खड़ा करने के बजाय बयानबाजी और हेडलाइन पर ज्यादा भरोसा किया। पार्टी का ढांचा कमजोर का कमजोर रहा, कार्यकर्ता धीरे धीरे टूटते चले गए और इसी दौरान राज ठाकरे का रुख बार बार बदलता रहा। कभी नरेंद्र मोदी का समर्थन, आणि मला 100% खात्री आहे आपले खासदार निवडून येणार आणि हे जे खासदार आपले निवडून येतील ते पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना पाठिंबा इथे देतील। कभी विरोध, 8,50,000 संडास एका आठवड्यामध्ये बांधले, म्हणजे आम्ही त्याचा नीट आकडा काढला तर साधारणपणे 84 संडास एका मिनिटाला होतात आणि 5 सेकंदाला 7 संडास बांधले जातील। 5 सेकंदाला 7 संडास। कभी हिंदुत्व की बात, कभी पूरी चुप्पी। इस इंस्टेबिलिटी ने पार्टी की दिशा को धुंधला कर दिया और वोटर के मन में भरोसा खत्म होता चला गया। दशकों से शिवसेना को वोट देने वाला वर्ग राज ठाकरे को हिंदुत्व से जोड़कर देखता था, लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे और बीजेपी में गठबंधन टूटते ही लोगों को साफ दिख गया कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा को ठुकरा दिया है, जो कि काफी हद तक सही भी था, क्योंकि इसके बाद उद्धव ठाकरे के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन को रिजेक्ट करना, राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यातनं यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा, या फिर एनआरसी का विरोध करना। अंतिम निर्णय काय आलेला आहे कल्पना नाही, पण त्याच्यात आलं होतं की ओळख, स्वतःची ओळख तुम्ही पटवून द्यायची मतदारांनी, बरोबर ना? म्हणजेच याचा अर्थ देशात अघोषित एनआरसी लागू झालाय का या विषयावरती पण आपण बघितलं पाहिजे, कारण जेव्हा एक सीए आणि एनआरसी विषय गाजला होता। या फिर पालघर के साधुओं की हत्या पर कमजोर प्रतिक्रिया देना। स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी महाराज ने मुंबई पहुंचकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। 12 सितंबर को हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने संतों की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हल्के बयान देना। तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दे पापा। और तो और कुर्बानी और दिवाली की तुलना जैसे फैसले लगातार सामने आ रहे थे उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब जैसे जैसे उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से दूर होते गए, वैसे वैसे उन्हें मिली सिंपैथी भी खत्म होती चली गई। बाला साहब का नाम कुछ समय तक ढाल बनकर रहा, लेकिन विचारधारा से दूरी ने उस ढाल को भी कमजोर कर दिया और इसी खाली जगह को भरने की कोशिश राज ठाकरे ने की। उन्होंने दोबारा से हिंदुत्व की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी। राम मंदिर, एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे उनके भाषणों में आने लग गए थे। ठाकरे परिवार से बैर मोल लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में काफी पीछे छूट चुके राज ठाकरे फिर से राजनीति एक्सप्रेस की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मराठी अस्मिता को पीछे छोड़कर हिंदू अस्मिता की राजनीति के सहारे फिर से खड़ा होने की कोशिश में है। मला असं वाटतं त्या सगळ्या कारसेवकांचे आत्मे शांत झाले असतील आणि ते राम मंदिर उभं राहिल्यावरती, आणि एक निश्चित जर इतक्या वर्ष प्रलंबित राहिलेला प्रश्न जर नरेंद्र मोदी नसते, जरी सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेला असला तरी, जर ते नसते तर राम मंदिर उभंच राहू शकलं नसतं। इससे कुछ समय के लिए उन्हें पहचान और मीडिया में जगह मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसका रीजन भी वो खुद ही थे, क्योंकि इस बीच में बीजेपी ने एक खाली जगह पूरी तरीके से ऑलरेडी भर दी थी। भाजपा के पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ था, जमीन पर काम था और एक हमेशा से क्लियर विचारधारा थी हिंदुत्व की। दूसरी तरफ राज ठाकरे के पास सिर्फ बयान थे, पार्टी कमजोर थी, भरोसा पहले से ही टूट चुका था। सिर्फ भाषा बदल लेने से राजनीतिक जमीन वापस नहीं आती है और इसी कारण इसका असर चुनावों में साफ साफ दिखने लग गया। 2019 विधानसभा चुनाव में एमएनएस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुला। मुंबई और आसपास के इलाकों में पार्टी सिमटती चली गई और इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद राज ठाकरे ने फिर से एक यू टर्न ले लिया और मराठी मानुष की राजनीति पर लौट आए। दूसरे राज्यों से आए लोगों पर भड़काऊ बयान दिए गए। मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू।
काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधनं रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझाच काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाव लुंगी आणि बजाव पुंगी. कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट, धमकी और हिंसा की घटनाएं सामने आई. जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे. अशी कधी गोष्ट कराल त्याचे व्हिडिओ काढू नका. इन्स्पेक्टर बोलतो ना? कुठला इन्स्पेक्टर असतो? हिला काय बोलला तू? फॉर ऑब्वियस रीजंस इससे उनकी पार्टी और ज्यादा सीमित होती चली गई. इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी हिंदुत्व से और दूर तो हुई, पर जो बची कुची राज ठाकरे की पैन इंडिया अपील थी ना, वो भी खत्म हो गई. आज स्थिति यह है कि उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पर खड़ी है. जो नेता पैन इंडिया बन सकता था वो अपने ही गढ़ में टिक नहीं पा रहा है. बीएमसी जैसे चुनाव में भी एमएनएस सिर्फ सीमित वार्डों तक सिमट कर रह गई है. जहां कभी ठाकरे नाम का असर हुआ करता था, वहां पार्टी आज अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है. एक तरफ उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा को छोड़ दिया, दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भी सत्ता पाने की कोशिश में विचारधारा छोड़ दी. और जिस हिंदुत्व ने शिवसेना को ताकत, पहचान और आधार दिया था, उसी को दोनों ने अलग अलग तरीकों से पीछे कर दिया. लेकिन उसी समय देश के दक्षिण में एक ऐसा नेता उभर रहा था जिसके पास ना संगठन था, जिसके पास ना सत्ता थी, लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की एक साफ और स्थिर लाइन उसे आज पैन इंडिया पहचान की तरफ ले जा रही है. एक तरफ सत्ता पाने के लिए सोच छोड़ दी गई और दूसरी तरफ निजी फायदे के लिए. और इसी खाली जगह के बीच देश के दक्षिणी हिस्से में एक अलग तरीके की राजनीति धीरे धीरे सामने आने लगी. ये राजनीति किसी परिवार से नहीं आई थी, ये राजनीति किसी बड़े नेता की विरासत में भी नहीं थी. ये राजनीति अन्नामलई के अपने काम, अपने फैसले और अपने साफ रुख से बनी. अन्नामलई को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, वो किसी बड़े राजनीतिक परिवार से भी नहीं आए थे और उनके पास कोई तैयार वोट बैंक भी नहीं था. राजनीति में आने से पहले वो एक आईपीएस अधिकारी थे. उन्होंने अलग अलग जिलों में काम किया था. उन्होंने थानों की हालत देखी, गांवों की समस्याओं को समझा और कस्बों में अपराध से निपटा और शहरों में कानून व्यवस्था को संभाला. एक अफसर के तौर पर ना उनका काम सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं था, वो जमीन पर जाकर काम करते थे. आईपीएस रहते हुए उनकी पहचान एक सख्त लेकिन ईमानदार अधिकारी की बनी. अपराध पर कार्रवाई हो या प्रशासनिक लापरवाही, उन्होंने सीधे फैसले लिए और इसी कारण से आम लोगों के बीच में उनका नाम जाना जाने लगा. लोग उन्हें पहचानने लगे थे. लेकिन इसी दौरान अन्नामलई को यह साफ साफ दिखाई देने लगा था कि एक अफसर होने के नाते उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्रीज तय हैं. बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जिनका हल नीति और राजनीतिक स्तर पर ही संभव था. इसी सोच के साथ उन्होंने आईपीएस की नौकरी को छोड़ने का फैसला कर लिया. और यह फैसला ना आसान नहीं था. एक सुरक्षित, सम्मानजनक नौकरी कौन ही छोड़ना चाहता है, और उसको छोड़कर राजनीति में आना बहुत जोखिम भरा था. लेकिन उनका मानना था कि अपने लोगों के लिए जो भी बदलाव वो चाहते हैं वो सिर्फ अफसर बनकर तो पूरा नहीं हो सकता. राजनीति में आने के बाद उनके पास कई विकल्प थे. दक्षिण भारत में कई पार्टियां थी. उस समय बीजेपी ना तमिलनाडु में बहुत कमजोर मानी जाती थी. ना उसका मजबूत संगठन था, ना ही उसके पास कोई बड़ा राजनीतिक इतिहास था. और इसके बावजूद अन्नामलई ने बीजेपी को चुना. इसका कारण ना साफ था, उनकी सोच में हिंदुत्व और देश की एकता दोनों जुड़े हुए थे. वो सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते थे. बीजेपी में आने के बाद उनके पास कोई बड़ा पद नहीं था. ना वो सांसद थे, ना विधायक थे, ना मंत्री थे. इसीलिए उन्होंने नीचे से काम करना शुरू किया. उन्होंने गांवों में जाना शुरू किया, लोगों के साथ सीधे संपर्क बनाया. मंदिरों, स्कूलों और स्थानीय समस्याओं पर वो खुलकर बोलना शुरू कर चुके थे. उनकी राजनीति सिर्फ मंच से नहीं चल रही थी, बल्कि लोगों के बीच घुसकर, उनके बीच जाकर चल रही थी. धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा था. अन्नामलई ने तमिलनाडु की उस राजनीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए जहां हिंदू पहचान पर खुलकर बात करना गलत माना जाता था. Our concept of Hindutva, Sanatana Dharma in Tamil Nadu for a long time, 70 years, Sanatana Dharma was actually portrayed by the DMK ecosystem as a wrong word. For them, Sanatana Dharma means Brahmin supremacy.
That deserve they wrote, that deserve in the movies they sang, that deserve they in the theater dramas. When DMK initially came to the political sphere, it was all drama, street plays. For them, Sanatana Dharma, Brahmin guys dominating. Don't believe. उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदू होना किसी एक राज्य या भाषा तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिल समाज में पूजा, मंदिर, आस्था इसकी गहरी परंपरा रही है। उन्होंने ये बात बिना किसी समुदाय को नीचा दिखाए कही। उन्होंने ना तो तमिल भाषा के खिलाफ कुछ कहा और ना ही तमिल पहचान पर सवाल उठाए। मंदिरों को लेकर उनका रुख शुरू से ही साफ रहा। उन्होंने ये सवाल लगातार उठाया कि तमिलनाडु में सिर्फ हिंदू मंदिरों के ऊपर ही सरकारी नियंत्रण क्यों है। उन्होंने पूछा कि चर्च और मस्जिदों पर यह नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल पहले भी उठे थे, लेकिन कोई नेता इसे लगातार और खुलकर नहीं कर रहा था। अन्नामलई ने हर मंच पर यही सवाल बार बार दोहराया। That is why we are very, very clear. Day one, when Lord Venkateshwara gives us the opportunity for NDA to come to power, we want to remove this illegal act and free all the 44,121 temples free from HRNC. Then, just imagine the kind of temple economics we will be able to generate. जब सनातन धर्म को लेकर अपमानजनक बयान दिए गए, तब अन्नामलई ने ना चुप्पी नहीं साधी रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म को या आस्था को बीमारी कहना बहुत गलत है। Because we know the DMK drama for the last many years. After you come to power, the first year is opposing Sanatana Dharma. Second year, you say abolishing the Sanatana Dharma. Third year, you want to brutally root out Sanatana Dharma. Come 2024, DMK as a party is going to get wiped out. I didn't say it, your son said it. Because D stands for dengue, M stands for malaria, and K stands for Kosu. Good luck, sir. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी भाषा समाज को बांटती है। उन्होंने इस मुद्दे को घुमा फिराकर बिल्कुल नहीं रखा। उनकी भाषा सीधी थी, बात स्पष्ट थी और राम मंदिर के मुद्दे पर भी उनका रुख साफ था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध राजनीति के लिए किया जा रहा है और इसका असर तमिलनाडु में आम हिंदू पर पड़ रहा है। ये सारी बातें ना सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रही। अन्नामलई ने पद यात्रा के दौरान गांव-गांव में जाकर यही बातें की। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू होना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिल पहचान और देश से जुड़ाव एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे को पूरा करते हैं। यह संदेश धीरे धीरे तमिलनाडु के बाहर पहुंचने लगा। राष्ट्रवाद को लेकर उनका तरीका भावनाओं पर नहीं था, बल्कि कामकाज पर आधारित था। भारत माता के, भारत अन्नयन पुगल। उन्होंने कानून व्यवस्था, जवाबदेही और विकास, इन सब की बात की। उन्होंने उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ बोले गए बयानों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले लोग किसी भी राज्य के हों, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदी को लेकर भी उनका रुख साफ था। उन्होंने कहा कि किसी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा को गाली बनाना यह भी गलत है। उन्होंने ये बात रोजगार और निवेश दोनों से जोड़कर समझाई। उन्होंने कहा कि कई कंपनियां पूरे देश से लोगों को नौकरी देती हैं और भाषा को लेकर डर की वजह से निवेश रुक जाता है। शिक्षा के मुद्दे पर भी उन्होंने सीधी बात रखी। नवोदय स्कूलों को लेकर उन्होंने ये कहा कि बच्चों के भविष्य को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर स्कूल अच्छे हैं, स्कूल अच्छे खुल रहे हैं, तो सिर्फ भाषा के नाम पर उन्हें क्यों रोकना चाहिए। इन सभी बातों का असर राजनीति में दिखने लगा था। अन्नामलई धीरे धीरे दक्षिण भारत में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। वो पढ़े लिखे थे, परिपक्व थे और हिंदुत्व की बात को विकास के साथ जोड़कर रखते थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी बहसों तक उनका नाम आने लगा था और इसी दौरान बीजेपी को यह भी समझ में आने लगा था कि अन्नामलई सिर्फ एक राज्य स्तर का नेता तो नहीं है, उनकी बात तमिलनाडु से बाहर भी सुनी जा रही है और इसीलिए उन्हें सिर्फ दक्षिण तक सीमित रखने की बजाय राष्ट्रीय स्तर पर लाना एक अनिवार्य कदम होना चाहिए। குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர், எல்லோருடனும் சேர்த்து எல்லோருக்குமான வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரத்தை தந்து, यही वजह है कि तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी अन्नामलई की भूमिका बिल्कुल कम नहीं हुई। वो मुंबई और महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए रैलियां करते हुए दिखाई दिए। अलग अलग राज्यों में उनकी मौजूदगी बढ़ने लगी थी। इसी दौरान उन्होंने जब मुंबई को एक अंतरराष्ट्रीय शहर के उदाहरण के रूप में रखा तो उनका मतलब कामकाज और अर्थव्यवस्था से था। Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city.
And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. Chennai's budget is 8,000 crore. Bangalore is 19,000 crore. You need good people sitting in the administration to manage the finance. लेकिन इस पर राज ठाकरे की प्रतिक्रिया वो अप्रत्याशित और गुस्से से भरी हुई थी। गाली गलौज हुई। इस प्रतिक्रिया ने अन्नामलई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि फर्क साफ कर दिया कि कौन मुद्दे पर बात कर रहा है और कौन भावनाओं में बह चुका है। आज ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अन्नामलई हिंदुत्व और विकास दोनों को साथ लेकर चलने वाले एक पैन इंडिया नेता बन चुके हैं। बिना किसी बड़े पद के, बिना सत्ता में आए, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के उन्होंने ये पहचान बनाई है और इसी वजह से राज ठाकरे जैसे नेताओं की तुलना में अन्नामलई कहीं आगे पहुंच चुके हैं। देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। राज ठाकरे हाशिए पर चले गए और अन्नामलई एक तरीके से लोगों की पसंद बन रहे हैं। एक तरफ राज ठाकरे, जिनके पास बाला साहब ठाकरे जैसा बड़ा नाम और पहचान थी, आज लगभग खत्म हो चुके हैं, और दूसरी तरफ अन्नामलई, जिनके पास ना कोई बहुत बड़ा पद है ना सत्ता है, फिर भी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। पैन इंडिया के स्तर पर वो चर्चा में रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत सीधा है। दोनों की राजनीति करने के तरीके में फर्क है। इसे मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। सबसे पहले आज के समय को समझिए। आज की राजनीति में डर, धमकी और सड़क पर शोर मचाने वाली शैली ये काम नहीं करती है। आज का युवा ये नहीं देखता कि नेता कितने गुस्से में बोल रहा है, किन एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहा है। वो ये बात देखता है कि नेता किस बात पर खड़ा है और वो बात कितनी साफ है। आज की राजनीति में सबसे अहम चीज है डेवलपमेंट और हिंदुत्व पर साफ रुख। पिछले कुछ सालों में हिंदू युवा में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। मंदिर जाना, पूजा करना या फिर तीर्थ यात्रा करना ये सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। आज सबसे ज्यादा मंदिर युवा जा रहे हैं। काशी, अयोध्या, केदारनाथ, हर जगह युवा बढ़े हैं। और ये कोई भावुक बात नहीं है, ये जमीन पर दिखने वाला सच है। युवा अब अपनी पहचान के लिए असहज नहीं है। उन्हें हिंदू होने में शर्म भी नहीं है। आज उन्हें इस सच को छुपाने की जरूरत नहीं लगती और यही वजह है कि आज हिंदुत्व को कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास माना जा रहा है। हिंदुत्व एकजुटता की बात करता है, टूटने की नहीं। हिंदुत्व आज ये कहता है कि हम एक देश हैं, अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन ये राज्य हमारी ताकत है। और युवा इस बात को समझता है। अब इसी बिंदु पर फर्क पैदा हो जाता है। राज ठाकरे की राजनीति लंबे समय तक भाषा और इलाके के गुस्से पर टिकी रही। ये शैली पहले काम कर सकती थी, लेकिन आज नहीं करेगी। आज का युवा खुद अलग अलग राज्यों में पढ़ रहा है, काम कर रहा है। उसके दोस्त अलग अलग भाषाओं से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। ऐसे में अगर कोई नेता भाषा के नाम पर गाली देता है या किसी दूसरे राज्य के लोगों को नीचा दिखाता है, तो युवा क्या, मिलेनियल जो है ना, वो भी उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अन्नामलई ने हिंदुत्व की बात साफ तरीके से की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक राज्य दूसरे राज्य से ऊपर है। इसके बजाय उन्होंने ये कहा कि हिंदू पहचान पूरे देश की पहचान है। तमिल होना और हिंदू होना एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये बातें बिल्कुल सीधी सीधी हैं और युवा को समझ में आती हैं। इसके साथ ही ये बात भी समझनी जरूरी है कि आज का यूथ सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, वो भविष्य की बात भी चाहता है। जॉब्स, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, देश की दिशा, इन मुद्दों पर बात चाहता है। और अन्नामलई की बातें यहाँ भी अलग रही हैं। उन्होंने हिंदुत्व को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि आस्था और तरक्की साथ चल सकती है और यही बातें यूथ को अपील करती हैं। इसके उलट राज ठाकरे के पास यूथ को देने के लिए कोई साफ विजन नहीं है। राज ठाकरे की राजनीति अतीत में लटकी हुई है। बाला साहब ठाकरे का नाम लंबे समय तक काम आया, लेकिन सिर्फ नाम के सहारे राजनीति नहीं चलती है। देश में 65% लोग बिल्कुल युवा हैं, उन्हें सेंस है इन बातों का और इसीलिए अन्नामलई यूथ को एक सेन पॉलिटिशियन के रूप में दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे की राजनीति ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है। आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में? क्या राज ठाकरे अपनी गर्त में गई राजनीति को दोबारा से उठा पाएंगे? हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। क्या अन्नामलई भविष्य में एक बड़े पैन इंडियन लीडर के रूप में उभर पाएंगे? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ये चीज बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ patreon.com और UPI के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा वीडियो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।